स्वागत है आपका। तो देश देख रहा है, देश किसानों के उस संकट को देख रहा है। कहा जा रहा है कि किसानों पर कर्ज है, किसान कर्ज के बोझ से दबे हैं, किसान कर्ज से माफी मांग रहे हैं। हम ऐसी बातें उनके लिए कहते हैं जिन्हें हम अन्नदाता भी कहते हैं। सवाल है कि क्या वाकई किसान हमसे कुछ मांग रहे हैं या गलती हमसे हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने कभी भी उनके कर्ज को चुकाने की कोशिश ही नहीं की, इसीलिए वो उस महाजन की उधारी में फंस गए जिसे आधुनिक जमाने में बैंक, माइक्रो फाइनेंस भी कहते हैं। तकलीफ हद से आगे निकल गई तो हमने एहसान किया, कर्ज माफी का एहसान, सस्ते कर्ज का एहसान। लेकिन यह भी मुफ्त में नहीं है, इस उम्मीद में कि बदले में ये किसान वोट देंगे। कमाल है ना, सरकारी पैसा, उन्हीं के हक का पैसा, नाम एहसान का। भूल गए कि गलती तो हमने की, फसल की उचित कीमत न देकर, सिंचाई का इंतजाम न कर, खादों की ब्लैक मार्केटिंग न रोककर, बाढ़ से बचाव न कर, सूखे से निपटने का इंतजाम न कर, किसानी को फायदे का काम न बनाकर, और कहते हैं कि किसान कर्जदार है। आज की चर्चा इसी पर कि आखिर कर्जदार है कौन, किसान, हुक्मरान या हम सब। तो जो किसान देश भर को भोजन मुहैया कराता है, अन्न देता है, वो खुद लाचारी और बेबसी की जिंदगी जी रहा है। सरकारें कर्ज पर ब्याज घटाकर वाहवाही लूटती है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ इससे किसानों की हालत सुधर जाएगी? किसानों के अच्छे दिन की चिंता हो या ना हो, सरकार को उनके वोट की फिक्र जरूर है। इस बात की तस्दीक तब हुई जब कर्ज माफी पर वित्त मंत्री के कड़े तेवर के बाद भी केंद्र सरकार ने सस्ते कर्ज की स्कीम की मियाद को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। नई स्कीम के तहत 9% ब्याज दर पर मिलने वाला कर्ज अब 4% की दर पर मिलेगा। 1 साल के लिए क्रॉप लोन लेने पर यह छूट मिलेगी। इसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए तक होगी। 31 मार्च 2017 को इस योजना की मियाद खत्म हो गई थी। ऐसे में समय सीमा खत्म होने के बाद जिन किसानों ने 9% का ब्याज दिया है, उन्हें 5% का पैसा भी वापस होगा। इस पर सरकार के खजाने से 19,000 करोड़ का खर्च होगा। तो क्या ये माना जाए कि किसानों पर हुई सत्ता की किरकिरी का ये डैमेज कंट्रोल है? क्योंकि केंद्र की राह पर वो बीजेपी शासित राज्य भी चल पड़े हैं, जिन्हें किसानों के कोहराम की चिंता सता रही है। झारखंड की रघुबर सरकार ने 1 साल में लोन चुकाने वाले किसानों को 1% ब्याज दर पर लोन देने का ऐलान कर दिया। तो सवाल है कि क्या सिर्फ कर्ज पर ब्याज दर कम करने से किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी? शायद नहीं, ये बात खुद सरकार भी जानती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में किसान सड़कों पर नहीं होते। मध्य प्रदेश में न सिर्फ 20% कृषि विकास दर है, बल्कि किसानों को 0% ब्याज दर पर कर्ज भी मिलता है। सच तो ये है कि किसान दशकों से ठगे जाने और अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए हुंकार भर रहे हैं। स्थिति वाकई गंभीर है, क्योंकि आजादी के 70 साल बाद भी किसानों को न तो बाजार की सुविधा मिली, न ही बिचौलियों से राहत, और तो और उनके लिए लागत मूल्य भी निकालना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी राज्य में MSP को लेकर कभी ठोस नीति बनी ही नहीं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर सालों से सियासत तो हो रही है, लेकिन उसकी आधी बातों को भी लागू करने से सरकारें कतराती रही। अब जब किसान अपने हक के लिए हुंकार भर रहे हैं, तो भी सरकार और सियासी पार्टियां सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। कोई उपवास कर रहा है तो कोई सत्याग्रह। लेकिन बड़ा सवाल है कि इससे किसानों को क्या मिलने वाला है? अगर किसान कर्ज माफ करने के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो इसके कसूरवार भी वो नेता हैं जो सत्ता तक पहुंचने के लिए न सिर्फ उन्हें दिलासा देते हैं, बल्कि घाटे के बाद भी कई मौकों पर उनका कर्ज माफ करते रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि अन्नदाताओं के अच्छे दिन के लिए ठोस नीति बनती, सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर उनके लिए समाधान निकालते। लेकिन इसकी परवाह किसको है? टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
सवाल यह कि परवाह किसको है, क्योंकि अगर परवाह किसी को भी हुई होती तो आज न ये दिन होता, न आज ये चर्चा होती। कई मेहमान हमारे साथ हैं। राजेश रपड़िया आर्थिक पत्रकार हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह है, अध्यक्ष है किसान शक्ति संघ के, सुदेश वर्मा प्रवक्ता बीजेपी, सुचि विश्वास प्रवक्ता कांग्रेस और दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले सुदेश जी, सवाल मेरा आपसे है कि क्या जो सस्ते कर्ज का एक फार्मूला अब सरकार लेकर आ गई है, इससे समस्या का हल हो जाएगा क्या? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीमारी जो एक महाबीमारी की टी सब कुछ राज्यों से निकली है, उसका हम उपचार ही गलत कर रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि ये पहले भी स्कीम थी। इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है 4% के ब्याज पर 3 लाख तक देने की बात है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई पैनिक सिचुएशन में काम किया है। हम तो चाहते हैं किसान एम्पावर्ड हो, अगला क्रॉप जो है अच्छा हो, कि उसी को फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन जो वित्त मंत्री जी ने बयान दिया था, जिसकी आपने चर्चा की पहले, देखिए ये बयान एक कॉन्टेक्स्ट देखिए, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और आपको पता है कितने रीजनल वेरिएशंस हैं। हर जगह एक ही क्रॉप नहीं उगाए जाते, कहीं किसानों को वाकई में क्षति हुई, कहीं नहीं हुई होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट इनेबल्ड है अपने सिचुएशन के मुताबिक डिसीजन लेने के लिए। और आपको पता है 14 फाइनेंस कमीशन के तहत 10% ज़्यादा पैसा दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट सक्षम है डिसीजन लेने के लिए, लेकिन उन्हें खुद अपने कॉन्टेक्स्ट में डिसाइड करना है। यहाँ से कोई सेंटर का ये नहीं जा रहा है। सवाल मेरा कुछ और था। सिचुएशन को समझिए, कॉन्टेक्स्ट को समझिए। सुदेश जी, सवाल मेरा ये है कि सस्ते कर्ज से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमारी कुछ और है और हम इलाज कुछ और कर रहे हैं, ये कहने को हो जाए कि देखिए हमने किया। देखिए आपको पता होना चाहिए कि इतने सालों में जो बड़े बड़े गड्ढे खोदे हैं, जिनकी आपने चर्चा की कि क्यों नहीं हुआ, हम सब दोषी हैं। आप भी दोषी हैं, हम भी दोषी हैं, प्रीवियस सरकार थी वो भी दोषी है। कौन ज्यादा दोषी है, कम दोषी है? इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया? मैं बोलता हूं, क्यों इरिगेशन नेटवर्क नहीं क्रिएट किया गया अभी तक? क्यों सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही इरिगेशन नेटवर्क क्रिएट हुआ? ये पूरे देश में होना चाहिए था। कि मानसून पर क्यों डिपेंडेंट है? ये प्रश्न हम भी पूछ सकते हैं। हम तो अभी आए हुए 3 साल हुआ है, हमने एग्रीकल्चर पर 24% बजट बढ़ाए हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज हमने अभी जहां से आवाज उठी उस राज्य में तो आप ही की सरकार है 13-14 साल से। बिल्कुल है, वहां दूसरा सिचुएशन था। वहां देखिए ग्लट का सिचुएशन था और ग्लट के सिचुएशन में उनके सारे डिमांड्स को मान लिया गया। आपको पता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने क्या खेल खेला है, आपके टीवी चैनल पर ही दिखाया गया है। उसके बाद कुछ रह नहीं जाता बोलने के लिए। जुडिशियल कमीशन को इंक्वायर करने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कौन कौन फंसते हैं और कौन कौन ने क्या रोल किया था। हम बहुत श्योर हैं, सारे फुटेज आप सवालों को सुने। मैं उस हिंसा पर कोई बात इस वक्त नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जिस बड़ी बीमारी को हल करने की कोशिश की जा रही है, हम सही दिशा में हैं या नहीं है? मैं बता रहा हूं किसने उकसाया, किसने नहीं उकसाया, उस पर पहले बहुत चर्चा हो चुकी है। आज चर्चा उस पर नहीं है। थोड़ा ठीक है नरेश जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आप देखिए हमारी सरकार की सोच देखिए। हम इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए हर साल बजट में इरिगेशन के लिए एक अलग फंड ईयरमार्क कर रहे हैं, जो इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए खर्च हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि आज तक हम 8 लाख हेक्टेयर जो है इरिगेशन में ले आए हैं, ड्रिप इरिगेशन में, और हमारा टारगेट है 80 लाख हेक्टेयर को लाने का। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है जो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्रॉप इंश्योरेंस की, जिसमें 33% क्रॉप लॉस होता है, तो किसानों को उसका मुआवजा मिलेगा। 1 करोड़ 80 लाख तक किसान जो है मुआवजा ले चुके हैं। तो ये चीजें हो रही हैं। किसानों को कैसे सिक्योर किया जाए, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ हमारे पॉलिसी का इमीडिएट रिजल्ट है, कुछ पॉलिसी के रिजल्ट आने में थोड़े वक्त लगेंगे और किसानों को भी मालूम है। ठीक है, वक्त लगेगा, कितना लगेगा इस पर हम बात कर लेंगे। एक बार सुचि विश्वास के पास चलते हैं। सुचि, जो कह रहे सुदेश जी से आप कितना सहमत हैं? ये जो नया अनाउंसमेंट किया गया सस्ते कर्ज का, ये कितनी बड़ी राहत किसानों के लिए आप देखते हैं इसको? देखिए, जैसा उन्होंने अभी कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कैसा खेल खेला। 14 साल से महोदय वहां आपकी सरकार है और 18,000 किसानों ने अब तक आत्महत्या की है। तब आपने क्या किया? न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में तरह तरह के एजिटेशंस हो रहे हैं। किसान बेहाल है, मूल्यों में कोई पारदर्शिता नहीं है, नियमों में जो आपने बदलाव किए, यदि आप आंकड़ों पर भी दृष्टि डालें तो इतना डिफरेंस है। और किसान की दशा और दिशा को छोड़िए, किसान की दुर्दशा का समय आने वाला है। जिस तरह इस 3 साल में इस सरकार की जो नीतियां हैं और जो वर्तमान, कहीं किसान नेकेड घूम रहे हैं, वस्त्र विहीन,
कहीं वो अपना टमाटर सड़कों पे लुढ़का रहे हैं, प्रदर्शन गले में हड्डियां डाल के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी सरकार सो रही है? क्या आपको आंकड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या आप ये देख पाने में सक्षम नहीं है कि किसान की क्या स्थिति है? उसके बाद आप उनको 5 लाख का मुआवजा, आप उनको, लेट मी फिनिश, आप उनको ट्वीट करके 5 लाख का मुआवजा देते हैं, आप उनको ट्वीट करके 10 लाख का मुआवजा देते हैं। पहले आप उन्हें उपद्रवी कहते हैं, उसके बाद आप उन्हें किसान स्वीकार करते हैं, और फिर बैठे बैठे 1 करोड़ रुपए मुआवजा देते हैं। आपके यूपीए सरकार ने सर्टिफिकेट दिया था, नहीं तो सर्टिफिकेट को देख लीजिए। आपके किसान को शर्म आनी चाहिए। जिस अन्नदाता के भरोसे ये पूरा देश चलता है, आप उसे गोली देते हैं, आप उनकी निर्मम हत्याओं को प्रमोट करते हैं। जो जीन्स और टी-शर्ट उस पर भी आपको संवेदना प्रकट करने के स्थान पर आप आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। That is really shameful. That's really shameful. Whatever you are talking about the policy, whatever you are telling, that must be clear. हम उनके बीच में हैं। जी मैडम, हम उनके बीच में हैं, हमको इटली भागने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पूरी दुनिया में आप कितना आप किसान के बारे में सोचते हैं, सबको पता है। निष्पक्षता बरतें। आपने बोला जगह जगह चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए आपने बोला हम 1.5 गुना मूल्य देंगे। अब आप कहां हैं? आप अपनी कही गई किस बात को आपने चरितार्थ किया है? आप 2 शब्दों में उसकी व्याख्या कर दें। किसानों के संबंध में हमें स्पष्ट बता दें कि जो आपने अपनी कही हुई बात को कहीं अक्षरशः उसका पालन किया हो। आप बढ़ रहे हैं, 3 साल में आप जितना बढ़े हैं वो सब हम अपनी आंखों से देख सक रहे हैं, और किस तरह किसानों पे अत्याचार हो रहा है। महाराष्ट्र में आपके मुख्यमंत्री जी सरकार के 3 साल की उपलब्धियों का जश्न मनाने में व्यस्त हैं, और एक किसान परिवार अंत्येष्टि के लिए उनके लिए प्रतीक्षारत है। क्या हालात देश के अन्य हिस्सों में हैं? हम सभी जागरूक हैं, हम सभी नियमों से वाकिफ हैं, और सभी स्थितियों को समझने में सक्षम हैं। जाके वहाँ आग लगा के मध्य प्रदेश में इटली चले गए हैं। ये कौन सी नेतागिरी है? आग लगाओ मध्य प्रदेश में और मजा करने के लिए। चलिए ठीक है, एक बार राजेश जी के पास चलते। माफ कीजिएगा, आप दोनों को रोकना होगा मुझे, आप दोनों को रोकना किसानों की मृत्यु का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, आप दोनों को मुझे रोकना होगा, माफ कीजिए। उसके बाद 700 करोड़ रुपए लगा के मेगा शो करेंगे, आप उसको एडवर्टाइज करेंगे, आप उसके भावुक पूरे मामले का, इस पूरी डिस्कशन का आज एक बड़ा पहलू वो है कर्ज माफी को लेकर है, क्योंकि हर तरफ से ये मांग उठ रही है कि कर्ज माफी हो जाए। इस बीच सरकार ने एक नया शगुफा छेड़ा कि ठीक हम सस्ता कर्ज देंगे। सवाल हमारा यही है कि जो उपचार हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो सही उपचार हो रहा है क्या? हम कोशिश ये रहेगी और निवेदन सभी से है कि फोकस रखें अपनी डिस्कशन को इसी पर। इसके पहले मंदसौर में क्या हुआ, उसके पहले बहुत चर्चा हो चुकी है, हम बार बार वहां जाएंगे तो आगे की हम बात नहीं कर पाएंगे और कोई कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा इस चर्चा से। राजेश जी, एक बार आपके पास आऊंगा, आप बताइए ये जो सस्ता कर्ज है इससे कोई फायदा होगा क्या वाकई में किसान को? हम बीमारी का सही उपचार कर रहे हैं या सिर्फ एक आई वॉश है ये? देखिए, जो आज घोषणा करी है उसमें नया ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, ये लोन 4% पे मिलेगा नहीं, 4% का पड़ सकता है। यानी कि लोन तो आपको 7% पे ही मिलेगा, उस पर आपको 4% की सब्सिडी जब मिलेगी जब आप उसको नियमित रूप से चुकाएंगे। तो ये घी का लड्डू टेढ़ा वाला कहते हैं, जो 2% की आज सब्सिडी दी है उसका भी फायदा कुछ ही लोगों को मिलेगा। सब मिला के अभी देश के सामने 2 समस्याएं हैं, एक तो किसान हड़ताल है, उन पर कर्ज है, और दूसरी एक जो समस्या नई निकल के आ रही है कि हम अधिकांश यह देखते हैं कि सूखा पड़ने के कारण समस्या हुई, किसानों पर दिक्कतें आई। लेकिन जो आंदोलन अभी समाप्त हुआ है ये सूखा पड़ने के कारण नहीं हुआ, ये ओवर प्रोडक्शन के कारण हो गया। तो एक तो बात यह है कि क्या कर्ज माफी बार बार क्यों होती है, और जो बातें अभी गवर्नमेंट ने उठाई हैं उससे कोई विशेष फर्क किसान की स्थिति पर, उसकी आमदनी पर, उनकी कर्ज चुकाने की क्षमता पर नहीं पड़ेगा। तो समस्या तो बनी रहेगी। मूल समस्या ये है कि किसान क्यों कर्ज में फंसा हुआ है और क्यों बार बार किसान कर्ज माफी की मांग करता है। इसकी मूल वजह यह है कि अरसे से किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी ये है, आए दिन आप सुनते हैं कि पिछले कई सालों से हो रहा है, टमाटर फेंके जाते हैं, प्याज फेंकी जाती है, और जिस हम तरक्की की बात कर रहे हैं एमपी उसका उदाहरण है। पिछले 5 साल से वहाँ कृषि के अंदर बहुत तरक्की हुई है, इरिगेशन एरिया बढ़ा है,
वहां पे उपज ज्यादा हुई है, उत्पादकता ज्यादा हुई है, फिर वहां का किसान क्यों परेशान है? मुख्यमंत्री के जो गृह जिला है सीहोर, उसमें पिछले 3 सालों से करीब 400 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। सरकार का जवाब है इस पे, किसानों ने इसलिए आत्महत्याएं की हैं क्योंकि वहां प्रेत आत्माओं का वास है। आप समझ सकते हैं कि उनके समस्याओं के प्रति सरकार का नजरिया क्या है। बिल्कुल वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं, प्याज को ले लीजिए या महाराष्ट्र में किसी भी ले लीजिए। दूसरी एक दिक्कत ये आ रही है कि अनाज को लेकर तो सरकार ने थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन हमारे यहाँ जो फल और सब्जियों का प्रोडक्शन बढ़ा है जी, जी। उसको लेकर कोई काम सरकार के स्तर पर, ना केंद्र के स्तर पर या राज्य के स्तर पे हुआ है। आज देखिए, हम फल सब्जियों में देश में दूसरे स्थान पे है, लेकिन उसमें कोई एमएसपी नहीं होती, और वो जब फसल ज्यादा हो जाती है, भंडारण की सुविधा नहीं है, तो वो पैसा डूब जाता है। चलिए, बिल्कुल दिक्कतें कई सारी हैं। जहां पैदावार आ रही है वहां से लेकर भंडारण से लेकर माल बेचने तक हर जगह दिक्कतें हैं। मैं चौधरी साहब आपसे जानना चाहूंगा, कम से कम अगर हम वापस बात करें सस्ता कर्ज, ये कितना बड़ा फायदा आपके लिए है? राजेश जी का कहना है इस मुद्दे पर कि बहुत ज्यादा फायदा इससे नहीं होगा। एक किसान होने के नाते आपको क्या लगता है, अगर सस्ता कर्ज मिलेगा तो कोई फायदा होगा? आप ज्यादा खेती कर पाएंगे और आसान तरीके से चुका पाएंगे, ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा आपको अगर 5% तक का फायदा मिलेगा? देखिए नरेश जी, आपके माध्यम से ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये कोई नई स्कीम नहीं है। पहली बात, ये पहले से ही चली हुई स्कीम है। 7% ब्याज देना पड़ता है, उसमें से जो है 3% की रियायत मिल जाती है, और वो 4% की रियायत मिल जाती है, और 3% की मिल जाती है, वो 4% पड़ता है यदि आप समय से भुगतान कर दें। तो एक तो मैं आपके माध्यम से सारे देश के किसानों से ये कहना चाहता हूं कि ये कोई नई स्कीम नहीं है, पहले से ये चल रही है। इसको कैबिनेट द्वारा 1 साल के लिए फिर एक्सटेंड किया गया है, पहली बात। लेकिन जो मूल समस्या है, जो राजेश जी ने भी स्पष्ट की, जब तक खेती किसानी जो है लाभ का धंधा नहीं बनेगा, ये समस्या बार बार आती रहेगी। यदि मेरी लागत बढ़ती जा रही है और मैं जो उगा रहा हूं उन फसलों का जो है सही मूल्य मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो 2-5 साल बाद फिर मैं कर्ज के चक्रव्यूह में और जाल में फंस जाऊंगा। इसके लिए एक बहुत बढ़िया वायदा भाजपा ने किया था इस समस्या का निदान निकालने के लिए, वो था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना। यानी फसलों की जो लागत आती है उसके ऊपर 50% का प्रॉफिट रख करके हम एमएसपी देंगे। ये मैं और स्पष्ट कर दूं, जो सुदेश जी भी बोल रहे थे कि भाई ये 3 साल हो गए हैं और हम कर रहे हैं इसको, ये केवल घोषणा थी, ये पहले दिन से होनी थी। जैसे हर साल आप एमएसपी की घोषणा करते हैं कि ये कोई पुल नहीं था कि पहले फाउंडेशन बनेगी और 10 साल में 5 साल में बनेगा, ये पहले दिन ही घोषित हो जाती। तो और जो सीएसीपी है, जो कॉस्ट और प्राइस कमीशन है, वो पूरा निकाल के दे देता इनको, उसके ऊपर 50% जोड़ करके ये यदि कर देते तो ये मुसीबत ना आती। और पिछला जो दिक्कत बनी हुई है जिसकी वजह से ये कर्जा चढ़ा हुआ है, उस सारे कर्जे को माफ कर देते एक दिन, और सारा का सारा जो है ये 1.5 गुना कीमत लागत की देना शुरू कर दें, तो अब भी इस समस्या का हल हो सकता है। तो इसके मूल में ये 2 चीजें हैं। इस पर यदि ये लेकिन जब एक बात बताइए चौधरी जी, बार बार कहीं पहले भी आपने कहा कि देश भर के किसानों का कर्ज माफ कर दीजिए, करीब करीब शायद 9 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है, अब कहते हैं सारा माफ कर दीजिए। इनमें संपन्न किसान भी तो हैं। उसको मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो है एनएसएसओ का सर्वे है, उसके अनुसार केवल 3080 रुपए मासिक आय है किसान की औसत। आप 17 राज्यों की बात कर रहे हैं जी क्या? 17 राज्यों में इकोनॉमिक सर्वे, देश सर्वे भर में 6000 कितना है अवसर, लेकिन जब आप कर्ज माफी की बात करते हैं कि सारा कर्ज माफ कर दीजिए, तो उसमें गरीब किसान का माफ होता है, वो तो होता है, साथ ही एक जो अमीर किसान है, सैकड़ों बीघे की खेती जिसके पास है, उसका भी हो जाता है। उसमें अब मैं अगली आंकड़ा जो बता रहा था, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 17 ऐसे राज्य हैं जहां 1666 ही है मात्र। तो हमारा कहना यह है कि एक सीमा आप बना सकते हैं कि भाई आप 2 हेक्टेयर तक का से नीचे का जो लघु और सीमांत किसान है उसका कर दें। अव्वल तो जो दिक्कत है वो सारे किसान की है,
वो इतना बड़ा नहीं है, जैसा मैं पहले भी आपके चैनल के नहीं, माध्यम माफ से बताता कीजिएगा, रहा हूं। ये मानना जरा मुश्किल है कि सारे ही किसान मुश्किल में हैं, ऐसा नहीं है। जी जी, बहुत सारे किसान आज लखपति करोड़पति होकर बैठे हैं, जमीनें बेच बेच के BMW में घूमने वाले भी मिल जाएंगे जो खुद को किसान कहते हैं, मैं बताता और ऐसी स्कीमों का फायदा भी खूब लेते हैं। 90% किसान जो है वो लघु और सीमांत किसान है। ये तो सरकारी अगर 90% भी है तो उनकी पहचान करके फिर वो फायदा देने की जरूरत है। पता चले कि यूं तो अमिताभ बच्चन भी खुद को किसान कहते हैं। नहीं, जिनका अन्य सोर्स हैं वो सारी कंडीशन बन जाती हैं, जिनके अन्य सोर्स हैं या जो कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे टी प्लांटेशंस हैं या रबड़ की प्लांटेशंस हैं या और तरह की प्लांटेशंस हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए एक सीमा लैंड होल्डिंग के हिसाब से। जो प्योरली किसान है उसके हिसाब से इसको किया जा सकता है। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, पहली बात तो सस्ता कर्ज आपके हिसाब से वाकई में कोई फायदा किसानों को पहुंचाएगा क्या, इनकी स्थिति सुधरेगी क्या? और दूसरा, जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि देश के सारे किसानों का कर्ज माफ कर दीजिए, हम किसानों की आदत खराब कर रहे हैं क्या? क्योंकि कर्ज माफी को लेकर अचानक से पूरे देश में हल्ला मच रहा है, तो हम भी लग जाएं पीछे कि ठीक है सारा कर्ज माफ कर दीजिए, या कुछ पहचान किए जाने की जरूरत है कि फायदा वाकई में किसको चाहिए? कि ये तो बिना पहचान के कोई भी कर्जा माफ़ करना संभव नहीं होता। आपका जो पहला प्रश्न है कि ये कर्ज माफ़ी का जो नया फार्मूला जिसे नया कह रहे हैं, बेसिकली एक्सटेंड किया 31 मार्च 2017 तक था, तो इसको बढ़ा के एक साल बढ़ा दिया है। तो इसमें कोई नया तो कुछ है नहीं, इससे कोई बहुत ज़्यादा किसानों की स्थिति पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। समस्या किसानों की ये नहीं है कि उनको बैंक से कर्जा लेना है या कर्जा माफ़ कराना है। समस्या ये है कि वो जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसका दाम प्रॉपर मार्केट में मिल जाए और बीच में कोई बिचौलिया ना हो। बिचौलिया जो है आता है तो मंडी में उसका जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिस तरह के लोग होते हैं वो उनकी प्रोडक्शन को खरीदते नहीं और बिचौलिए के पास जाने के लिए मजबूर करते हैं। देखिए, MSP का सिस्टम जो आया था वो इसीलिए आया था कि हम जो किसानों के जो दाम है एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दें, इससे कम उसको दाम नहीं मिले। लेकिन इसको लॉ फ्रेम में कहीं नहीं लाया गया कि हमने एक कानून बना दिया कि इससे कम कहीं भी हमको शिकायत मिलती है तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो MSP का जो लाभ मिलना चाहिए किसान को वो नहीं मिलेगा। देखिए, और दूसरा जो कर्ज माफ़ी का जो बार बार ये बात हो रही है इस देश में, आप याद करिए कि 1990 का जब दौर था तो कर्ज माफी का ट्रेंड उस वक्त आया था। जिन राज्यों में भी सरकारों का परिवर्तन हुआ उस दौर में तो उनका एक कर्ज माफी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मध्य प्रदेश में भी कर्ज माफी हुई थी। फिर ये एक ट्रेडिशन के तौर पर चल पड़ा है कि कर्ज माफी जो है करनी चाहिए, लेकिन कर्ज माफी इसका हल नहीं है। सबसे जरूरियत इस बात की है कि हम अपनी जो देश में अनाज की डिमांड और सप्लाई है उसके का पहले तो हम ये वैल्यूएशन करें कि हमें किस गेहूं की आवश्यकता कितनी है, मक्का की कितनी है और फल सब्जी कितनी है। आप जब किसान को कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये सलाह देने वाला नहीं होता कि एक गांव में यदि हमने 1000 एकड़ का कोई रकबा है तो उस रकबे में हमको क्या क्या प्रोडक्शन लगाना है, एक तरह का ट्रेंड चल पड़ता है। कभी एक ही जो है हजारों एकड़ में प्याज लग जाती है, कभी हजारों एकड़ में आलू लग जाता है या गेहूं लग जाता है या सोयाबीन लग जाता है। तो उसके कारण पैदावार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि MSP भी जो है उसमें कोई लाभ नहीं दे पाती है और जो है औने पौने दामों पर जो है उनको बेचने के लिए मजबूर होता है। फिर एक जो समस्या होती है, कई बार सरकार जो है आयात करती है चीज़ों का। पिछली बार जैसा मामला हुआ था कि तुअर की दाल का आयात किया और बड़ी कीमत पर आयात किया था, तो उसके बाद ये हुआ कि साहब तुअर की दाल बहुत महंगी हो रही है तो इसका प्रोडक्शन किसानों ने कर लिया। लेकिन स्थिति ये हो गई कि आज मार्केट में आयात वाली दाल आने के कारण तुअर के दामों में काफ़ी गिरावट आ गई। इसके कारण एक बड़ी समस्या, जैसे मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र में जहाँ तुअर का उत्पादन अच्छी तादाद में होता है वहाँ जो है 3000 रुपये का रेट तुअर का मिल रहा है। तो जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, इतना बड़ा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है कि आप केवल कर्जे की प्लानिंग करते हैं। पॉलिटिशियन कभी जिस तरह की चीज़ें नहीं चाहता है कि किसान कर्ज मुक्त हो और स्वावलंबी बने। जब तक किसान इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इस तरह के सपोर्ट देकर आप क्या करेंगे? जिनके पास बहुत छोटी सी जमीन का रकबा होता है, जिनके पास 2 एकड़ 5 एकड़, उनको तो मजदूरी करनी पड़ती है। जो मनरेगा का कंसेप्ट आया था वो उन्हीं खेतीहर मजदूरों के लिए आया था कि इनके पास क्योंकि उपज नहीं होती तो इनको काम मिल जाए। तो वो स्कीम भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कई जगह नहीं कर पाई है। ठीक है, सुदेश जी एक बार आपके पास आऊंगा क्योंकि आपने लगभग सभी लोगों से बात सुनी। सभी कह रहे हैं कि ये सस्ता कर्ज कुछ इससे बहुत ज्यादा फायदा होना नहीं है और ऐसे भी ये पुरानी स्कीम है जिसको एक्सटेंड किया गया है। यूपी में जब आपने कर्ज माफी का ऐलान किया उसके बाद लगातार कई राज्यों में मांग उठने लगी और आज शायद यही वजह है कि ये समस्या आज आपके सामने मुंह बाके खड़ी है।
ऐसा क्यों है कि आपने देश भर के किसानों को कर्ज माफी के इस आंदोलन की ओर धकेल दिया है, और जो सही समस्या है पैदावार से, महंगी लागत से, कोई प्लानिंग नहीं होना कि क्या पैदा करना है, अनाप शनाप कुछ भी पैदा कीजिए, उससे, बाजार के न होने से, बिचौलियों की दिक्कत से, इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं है और सबको अचानक से धकेल दिया गया है कि कर्ज माफी कर्ज माफी। नरेश जी, हमने नहीं ढकेला है। देखिए, उत्तर प्रदेश का एक स्पेसिफिक केस था, उत्तर प्रदेश के किसान के बारे में एक डिसीजन लिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसान जो है भारत का वो उतना ही सफ़र कर रहा है, सफ़र कर सकता। मैंने आपको बताया कि कैसे रीजनल वेरिएशंस होते हैं, कैसे डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न है, कैसे डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम है। तो फिर जो प्रोड्यूस है किसान का, अगर किसान तो फिर महाराष्ट्र में आपने क्या किया? तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है ना। महाराष्ट्र में भी आपको देखिए, तो यूपी में भी जब आप ये कहते हैं ना कि हमें मौका दो, हम इस पर डिसीजन करेंगे, भी आप ये कहते हैं ना कर्ज माफी एकमात्र रास्ता था और उनकी समस्या कोई दूसरा समाधान नहीं था, तो भी बहुत अजीब लगता है। लगता कहीं ना कहीं सोच के स्तर पर कुछ बहुत भारी कमी है, बहुत बड़ा दिवालियापन है कुछ। देखिए नरेश जी, कर्ज माफी में आप लोग सोच रहे हैं कि किसानों की हालत बेहतर हो जाएगी। समस्या नहीं, समस्या का समाधान लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन से ही होना है। आपको पता है कि हमें एक ऐसा सिचुएशन करना है जिससे ड्रॉट से फार्मर सफर न करे, इनपुट कॉस्ट उसका सस्ता हो। आपने नीम कोटिंग यूरिया की हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड की, तो हम उसी ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन चूंकि स्टेट गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना, आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट भी डिस्ट्रिक्ट और उसके सब डिवीजन और पंचायत लेवल में जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो जाके बताएंगे कि ये क्रॉप ग्रो करो, और किसान उसको मानेगा, तब ग्लट का सिचुएशन नहीं होगा। लेकिन किसान ग्लट का सिचुएशन अगर हुआ है तो क्या हमारे पास इनफ कोल्ड स्टोरेज है? इस पर नहीं ध्यान दिया गया। हम दे रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है काफी काम कर रही है इस पर, और काफी कंसेशन मिल रहा है कोल्ड स्टोरेज खोलने की। हमारा टारगेट है कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा आपके पास। फसलों को जब ग्रो होता है तो आप कहाँ रखेंगे? अगर आप चावल खरीद लेते हैं एमएसपी पर, क्योंकि आपको खरीदना ही है, सरकार को खरीदना है, क्योंकि किसान से जो आम आदमी है जाएगा खरीदने के लिए, तो निश्चित ही रेट कम होगा। तो एमएसपी पर अगर हम खरीदते हैं तो हम भंडारण कहाँ करेंगे? भंडारण की समस्या है, उससे देश को डील करना है, ये बहुत बड़ी समस्या है। चलिए ठीक है, ब्रेक लेके आपके पास भी आएंगे, जानेंगे आप लोगों ने 3 साल में भंडारण पे क्या काम किया। अभी आप कह रहे हैं कि बहुत पुरानी समस्या है, इसका काम करना होगा, और चौधरी साहब से भी जानेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके फिर से लौटते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद फिर से। आज एक बार फिर हम बात कर रहे हैं किसानों की। किसानों को लेकर आज ये अनाउंसमेंट आया कि किसानों के लिए सस्ते कर्ज की यहाँ पर 5% तक की इंटरेस्ट में छूट की बात की गई, लेकिन चर्चा में ये निकल कर आ गया तो पुरानी स्कीम है, इसी को सिर्फ एक्सटेंड किया गया है। और ऐसे भी सस्ता कर्ज एक परमानेंट सॉल्यूशन उस बड़ी बीमारी का नहीं है जिस पर आज जहां हम खड़े हैं और जिस वजह से आज किसान सड़कों पर है, खेतों में नहीं। चौधरी साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। चौधरी साहब, ब्रेक से पहले बीजेपी के सुदेश साहब कह रहे थे कि हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, उसके लिए हमको वक्त चाहिए, कई सारे कोल्ड स्टोरेज भी खोलेंगे। इसके पहले उन्होंने सिंचाई की बात की कि ये पिछली सरकारें थी जिनके कुछ न करने की वजह से आज ये दिक्कत है। ठीक है, उनकी बात से हम सहमत हैं। देखिए, किसी भी समस्या के जो है शॉर्ट टर्म यानी तात्कालिक निर्णय लिए जाते हैं, मध्यकालिक और जो है लॉन्ग टर्म लिए जाते हैं। जैसे 1.5 गुना कीमत देने की जो बात थी वो तात्कालिक पहले दिन से होनी चाहिए थी, वो इन्होंने नहीं की, पहली बात। उसके अलावा इनकी जो कुछ नीतियां हैं, जैसे इन्होंने कॉस्ट रिडक्शन की बात की कि हम लागत मूल्य कम करने के जो है स्टेप्स उठा रहे हैं। इसके बारे में मैं एक ही उदाहरण दे दूं कि क्रूड ऑयल 140 से घट करके $30-32 पर आ गया, लेकिन इन्होंने 55-60 की रेंज से उसको कम करने का काम नहीं किया। और 1.5 गुना कीमत इन्होंने नहीं दी। 1.5 गुना कीमत ना देने की वजह से मैंने कैलकुलेट किया है 5-6 लाख करोड़ का नुकसान किसानों का 3 साल में हुआ है। दूसरा, ये जो क्रूड ऑयल वाली मैंने बात की, अगर डीजल हमें सस्ता मिलता या खाद हमारी सस्ती रहती या बीज हमें सब्सिडाइज मिलते तो उसमें भी 3-4 लाख करोड़ का लाभ पूरे देश के किसानों को अब तक होता। तीसरा, जो भंडारण वाली बात आ रही है, आंकड़ा सरकारी आंकड़ा ही है, करीब 1 लाख करोड़ के फल सब्जी और जो फसलें हैं वो खेत में ही सड़ जाते हैं। तो 3 साल में इन्होंने कितनी भंडारण क्षमता बनाई है, इस बारे में ये स्पष्ट करेंगे। इसमें पहली सरकारें भी जिम्मेदार हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भंडारण क्योंकि एक दिन का काम नहीं है बनना।
लेकिन इस दौरान भी ये इन्होंने कुछ ना कुछ इस विषय में किया होता। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि इन्होंने 2014 और 2015 सूखे के वर्ष के बाद इन्होंने जब दालों का 200 रुपए पर रेट चला गया था, तो इन्होंने ये कहा कि भाई दाल आप जो है हम कुछ एमएसपी बढ़ा रहे हैं। 5000 के आसपास इन्होंने एमएसपी अलग अलग दालों की थी। उसमें बम्पर उत्पादन जो है, अच्छी बरसात हुई, बम्पर उत्पादन खाद्यान्न का लगभग 27 करोड़ टन का हुआ, और जिसमें गेहूं का 975 लाख टन हुआ, 2016-17 की मैं बात कर रहा हूं, और दालों का भी जो है 225 लाख टन हुआ। लेकिन इनकी जो नीति थी, इन्होंने 50-55 लाख टन गेहूं आयात कर लिया और 50-55 लाख टन ही दालें आयात कर ली। उसी के कारण ये जो अरहर की, तूर की दाल जिसको कहते हैं, जो महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में है, ये रेट गिर गए। तो इन नीतियों की वजह से भी भारी नुकसान किसानों को हुआ है। ये नीति तो सही निर्णय के कारण ठीक हो सकती थी, तो इनका अगर ये जवाब देना चाहिए। ठीक है सुदेश जी, बहुत संक्षिप्त में बताइएगा, जो अभी चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपके प्रोत्साहन के बाद देश के किसानों ने खूब जमकर दालों की और तिलहन की खेती की, लेकिन हुआ ये कि उनकी काफी फसल उनके खेतों में सड़ गई, खरीदने के लिए तैयार नहीं हुई सरकार। कई मंडियों में, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, कई मंडियों में एमएसपी से नीचे भी सौदे हुए, और वहीं दूसरी ओर आप मोजाम्बिक से इंपोर्ट करते रहे और अलग देशों से दाल इंपोर्ट करते रहे, जिनको आपने कहा था उगाइए और पैदा कीजिए, दाल देश के लिए पैदा कीजिए, उनका आपने नहीं खरीदा। जी सुदेश जी, सुदेश जी आपको आवाज मिल रही है? नरेश जी, आपको पता है जब दाल की क्राइसिस हुई थी, जब 200 रुपए किलो दाल बिक रहा था, तो उस समय पूरे विश्व में कहीं भी जो दाल उत्पादक देश हैं वहां भी दाल नहीं था। तो निश्चित इस सिचुएशन से डील करने के लिए सरकार ने कुछ कमिटमेंट किए थे उस समय, तो उसके कारण जो है दाल का इंपोर्ट जो है वो आपको करना ही था। लेकिन इससे कहीं किसानों को दाम नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, किसानों की एमएसपी फिक्स्ड है, कोई घबराने की बात नहीं थी। एमएसपी जो है मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया था। बहुत सारे किसानों का सिर्फ इसलिए नहीं खरीदी गई उनकी फसल की आपके पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी। एमएसपी पर बहुत सारे किसानों की फसल इसलिए नहीं खरीदी गई क्योंकि आपके पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी। हम स्टोरेज के एक्सक्यूज पर उनका माल नहीं खरीदा गया, बावजूद इसके कि वो आपके प्रोत्साहन के बाद उन्होंने दाल पैदा की और जमकर पैदा की। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उनके दाम को हम कम कर देंगे। तो आपके पास भंडारण की सुविधा तब रहती है जब इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश के किसानों की फसल रखने के लिए भंडारण नहीं है आपके पास। विदेशी दाल के लिए जगह है, देशी दाल के लिए जगह नहीं है रखने की। ये क्या एक्सक्यूज है आपका? देखिए, किसान मार्केट फोर्सेस पर डिपेंडेंट नहीं है, स्टेट इंटरवेंशन है। अगर मध्य प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ का प्राइस स्टेबलाइजेशन बहुत संक्षिप्त चौधरी साहब आपसे चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें बहुत संक्षिप्त में, बाकी मेहमानों के पास दाम ना मिले, दाम पूरा मिले। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इसलिए है ना, तो इंटरवेंशन तो है स्टेट का। सुदेश जी, 225 लाख टन में से जो सरकारी आंकड़ाई है उसमें से 20 लाख टन ही जो है एमएसपी पर खरीदने का काम हुआ है। राजस्थान से, मध्य प्रदेश से लगातार मेरे पास टेलीफोन आते रहते हैं। एमएसपी 5000 के आसपास है, लेकिन बाजार में 3500 रुपए में बेचने के लिए मजबूर है। और जो बिचौलिया तंत्र है उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए। वो कई बार किसानों से ही 3500 में खरीद के और जाकर के खरीद केंद्र पर अपने 5000 रुपए में बेच के प्रॉफिट मुनाफाखोरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बात मानिए। और क्राइसिस जो हुई थी वो दिसंबर 2015 के आसपास हुई थी। आप उसकी डिलीवरी अब तक करा रहे हैं, जो है फरवरी तक डिलीवरी हुई है दाल की इस साल। तो जब रेट यहाँ उत्पादन हो गया है बम्पर, उसी वक्त आप जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें एक फिगर है कि बिचौलिए लोग सुनो, तो एक फिगर में और डाल दूं, एक फिगर और सुदेश जी इसका भी जवाब दे दीजिएगा। 2013-14 के मुकाबले 2013-14 के मुकाबले देखिए दोनों की आवाज नहीं जा पाएगी, उसके फसल के क्या रेट, दोनों की आवाज नहीं जा पाएगी। मेरा निवेदन है आपके बीच में, हम बोले नहीं थे। योजना 2013-14 में जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उनका एक्सपोर्ट हुआ था $43 बिलियन का, और वो घट के 2016-17 में आ गया है $33 बिलियन, यानी $10 बिलियन का इसमें जो है फर्क पड़ा है। इसी वजह से लगभग 1,30,000 करोड़ का नुकसान किसानों का हुआ है। जी सुदेश जी, बहुत संक्षिप्त में, सुदेश जी बहुत संक्षिप्त में अपनी बात खत्म कीजिए। चल ठीक है, शुचि जी आपके पास आना चाहूंगा, जो कि इसके पहले चर्चा चल रही थी कि
अगर आज किसान दिक्कत में हैं तो वो इसलिए है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग पिछली सरकारों ने नहीं की, और यही वजह है कि आज बिचौलियों की वजह से भी परेशान अगर हैं तो पिछली सरकारें इसकी दोषी हैं। भंडारण सुविधा अगर पर्याप्त नहीं है तो इससे पिछली सरकारें अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, और अगर लागत ज्यादा है तो भी जो भी गड़बड़ चल रही है पिछली सरकारें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है उसके लिए। देखिए, टेक्निकल डेटाबेस और करंट वैल्यू और जो एमएसटी हो या इंपोर्ट ड्यूटी हो या दालों का आयात हो या वर्तमान आंकड़े हो, इस पर बहुत ही विस्तृत और तीक्ष्ण चर्चा हमारे साथ के लोग बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं, तो आपका समय नष्ट किए बिना हम उस विषय को छुएंगे नहीं। किंतु जैसा कि हम किसानों के कर्ज की पारदर्शिता के संबंध में बात कर रहे थे या उनके वर्तमान हालात के, तो आपने स्वयं देखा कि सुदेश जी ने किसी भी बात का उचित प्रत्युत्तर नहीं दिया। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चतुर वक्ताओं का बेहतरीन समूह है और वो विषय वस्तु से स्वतः कैसे स्वयं को डिस्कनेक्ट करके टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं, तो आई वोंट लाइक टू वेस्ट योर टाइम। बट जैसा कि आप कह रहे हैं कि पूर्व में जिम्मेदार हैं या वर्तमान में जिम्मेदार हैं, तो सुदेश जी या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं सरकार में है। यदि वो केंद्र में भी सरकार में है, वो प्रदेश में भी सरकार में है, फिर भी उनके आरोप प्रत्यारोप लगातार यही होते हैं कि भंडारण की आवश्यकता है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होने की आवश्यकता है। इसकी 70 साल के जवाब में ही ये सारे उद्घाटन हो रहे हैं। अब आने वाली सरकार में जो प्रधानमंत्री होंगे वो सिर्फ शौचालय का ही उद्घाटन करेंगे। ये वो योजनाएं ही हैं जो ये देश सर्वाइव हो रहा है, और 3 साल से लोग, आप स्वयं मीडिया से जुड़े हैं, आप स्वयं इस बात की समीक्षा करें कि हमने क्या क्या किया है। आप लाखों करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं, और किसानों के लिए आपको पहचान की आवश्यकता है। कितना किसान है जो BMW में चलता है, और 90% उन किसानों का क्या? आपको उसके लिए भी आंकड़े चाहिए। उन किसानों का क्या जो दूसरों की जमीन पर किसानी करते हैं? आपने क्रिएट किया था। प्रधानमंत्री बोले थे किंगफिशर तो मरने नहीं दिया सकता, बिना कोलेटरल के लोन आप ही लोग दिलवाते थे। ठीक है राजेश जी, एक बार आपके पास आऊंगा, क्योंकि अलग अलग पहलू लगातार चर्चा कर रहे हैं, पिछले शोज में भी करते रहे हैं, किसानों पर लगातार हम बने हुए हैं इस मुद्दे को लेकर। लेकिन क्या इन तमाम पहलुओं पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक पहलू और है जिस पर एक बार हमको बात करनी होगी, एटलीस्ट आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगा कि आज अचानक से अगर किसान इतने नाराज हैं और इस स्थिति में आ गए हैं, इसके पीछे नोटबंदी को भी क्या कहीं आपको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि जब ये फैसला आया था उसके बाद ये कहा गया कि सबसे ज्यादा किसानों पर इसका असर होगा, और हमने देश की जीडीपी को भी देखा कि अगर बेस ईयर हम नहीं चेंज करते तो 2% तक हम गिर सकते थे ओवरऑल साल में, और क्वार्टर में 6.1% रह गई है। तो क्या ये नोटबंदी का असर है जिसकी वजह से किसान आज इतने ज्यादा परेशान हो गए? देखिए अदी, ये बिल्कुल साफ सी बात है, नोटबंदी से प्रोडक्शन नहीं गिरा, लेकिन नोटबंदी से बाजारों में वाजिब दाम नहीं मिले, बल्कि उल्टा ये हुआ कि बाजार में, मंडियों में किसानों की जो उपज है, पैदावार है, उसके दाम क्रश कर गए। अंगूर जो पिछले साल 50 रुपए किलो नासिक के आसपास बिक रहा था थोक बाजार में, वो आज 15 रुपए है। आज आप देख सकते हैं दिल्ली जैसी जगह में 50 रुपए किलो में अंगूर मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह, जो मौजूदा संतोष है उसके एकमात्र जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने 2 वादा खिलाफी करी। एक तो सबसे पहले उन्होंने 2014 के इलेक्शन में ये वायदा किया कि हम लाभप्रद 50% मूल्य देंगे। यूपी के इलेक्शन में जब किसी ने मांग नहीं की थी कि किसानों के कर्जे माफ किए जाएं, अचानक चुनाव के उन्होंने घोषणा कर दी कि पहली मीटिंग में किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। क्या दूसरी जगह दिक्कतें हैं, बुंदेलखंड के अंदर दिक्कत सब जानते हैं, विदर्भ की दिक्कत सब जानते हैं, मराठावाड़ा की सब दिक्कतें जानते हैं, सालों साल से है। और तो और तमिलनाडु में इस सदी का सबसे कड़ा सूखा पड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो मेरा तो पहला एक आरोप यह है कि मौजूदा संतोष की जो मूल वजह है वो 2 वायदा खिलाफी है। अब महाराष्ट्र के जो आंदोलन है, उन्होंने उसमें सारे ज्यादातर लोग वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट को वोट दिया था। एमपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है। यह आंदोलन और जो क्राइसिस अचानक पैदा हो गई उसकी 2 वजह हैं, एक तो वादा खिलाफी और नोटबंदी से नकदी का अभाव हुआ। नकदी के अभाव के कारण
किसान औने पौने दामों में बेचने के बाद भी कैश नहीं उठा पा ठीक है, रहे हैं। सुदेश जी जवाब ये देना आज चाहते की हैं इसका। स्थिति मंदसौर और नासिक आदि जगह की है। ठीक है राजेश जी, सुदेश जी जवाब देना चाहते हैं। और सुदेश जी मेरी आपसे गुजारिश है, जब आप इसका जवाब दें तो जरूर यह भी बताइएगा कि यह वादा खिलाफी क्यों है कि इलेक्शंस के पहले 2014 के पहले आप लोगों ने कहा कि 1.5 गुना हम देंगे लागत के, उसके बाद अब कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो जब मैं ये कह रहा हूं बात करने को तैयार नहीं है, मैं चाहूंगा आप मुझे झुठला दें और इस बात का जवाब दें। जी, पहली बात तो नोटबंदी, आपको पता है कि नोटबंदी में हमने पहले भी बताया था कि नोटबंदी से किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका रिजल्ट आपको देखा कि बम्पर क्रॉप हुआ है हर जगह। इसका मतलब जो फेयर दिखा रहे थे हमारे क्रिटिक्स की, उनके पास पैसा नहीं होगा, बीज कहाँ से लाएंगे, खाद कहाँ से लाएंगे, ये सब झूठ के झूठ साबित हुए। बम्पर क्रॉप ये बताता है कि नोटबंदी का कोई असर किसान के जो सीजन होता है, रीपिंग सीजन, उसमें नहीं आया। उसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद आप बोल रहे हैं, राजेश अपरिया जी बोल रहे हैं कि पैसा नहीं था कैश, इसीलिए शायद नहीं खरीद पाए। लेकिन आपको पता है आज के दिन कैश अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई खरीदना चाहता तो खरीद सकता था। मुख्य मुद्दा फिर वही आ जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा था, भंडारण की। अगर आप बोलते हैं कि हमने प्राइस नहीं दिया तो ये बोलना सही नहीं होगा। हमने अगर एमएसपी फिक्स किया है तो एमएसपी कुछ सोच के किया है। और इन्फ्लेशन दर से अगर आप कैलकुलेट करें, जो सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन है, आज तो 2% के करीब आ गया है, तो आप देखेंगे कि उतना खराब सिचुएशन नहीं है जो कि आप प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा लॉन्ग टर्म गोल है 2022 तक किसानों के आमदनी को डबल करना, हमारा लॉन्ग टर्म एम है। उस ओर हम प्रयास कर रहे हैं। अगर हमने एग्रीकल्चर पर 24% बजट बढ़ाए हैं, जो कभी नहीं बढ़ा था, हर बजट में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर फोकस्ड है, जो एग्रीकल्चर को फोकस नहीं दिया गया पहले। इस चीज को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और हम प्रयासरत हैं और सिचुएशन निश्चित ही सुधरेगा। सुदेश जी, मैंने बड़ी गुजारिश की थी, विनम्र गुजारिश थी कि मुझे आप गलत ठहरा दें और इस सवाल का जवाब दें कि 2014 के पहले अगर 1.5 गुना लागत का देने का वादा किया गया था तो अब इस पर कोई बात क्यों नहीं करता। आप इसे बात तो कीजिए, कम से कम आपने इग्नोर कर दिया। मैं इग्नोर नहीं किया, हम तो चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इनपुट कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, एमएसपी को देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका वादा ये था, स्वामीनाथन आयोग कमेटी की जो सिफारिशें थी उसी आधार पर लागत से 1.5 गुना किसानों को दे, ऐसी कोई मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि उसी हिसाब से फिर एमएसपी तय होगा, 1.5 गुना ज्यादा मिलेगा किसानों को। ये वादा था, मैनिफेस्टो देखिए एक बार खोल के। स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट को आप इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पुष्पेंद्र जी भी मानेंगे, फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो ये प्रॉब्लम वादा करते वक्त दिखाई नहीं दिया था, के कारण किसानों के जो वादा करते वक्त ये दिक्कत क्यों नहीं दिखाई दी गई थी? लैंड होल्डिंग एक सोशल प्रॉब्लम सर, सबको पता है सर। हम लोग एड्रेस कर रहे हैं इश्यूज को, एड्रेस कर रहे हैं। आप 3 साल में वो हर चीज का सोल्यूशन चाहते हैं जो इन लोगों ने 50 साल में प्रॉब्लम क्रिएट की है। थोड़ा तो वक्त दीजिए। सिर्फ आपने जो वादा किया था उसी को पूरा होता देखना चाहते हैं। किसानों की फसल बर्बाद ना हो। जिस भरोसे और जिस वादे पर वोट दिया था बिल्कुल होगा सर, पूरा होगा। बहुत कुछ देखिए, हम कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन लोन माफी है, हमें भी पता है। तो वादा करते वक्त नहीं लगा था, वादा करते वक्त नहीं लगा था कि 1.5 गुना जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन नहीं है। वादा क्यों किया था फिर? उसी वायदे के साथ चल रहे हैं सर, उसी वायदे के नजदीक है। मतलब आप कह रहे हैं ऐसा कर देंगे आप, 1.5 गुना कर देंगे तो कुछ तो इसका फर्क पड़ा होगा। मतलब 1.5 गुना कर देंगे आप? कब तक कर देंगे? हमारा प्रयास है सर, हम तो सरकार में हम यही काम गुजर गए, आधे से ज्यादा वक्त बीत गया, किसानों को उचित दाम मिले, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है राजेश जी, इस बात का जवाब देना कुछ चाह रहे हैं। राजेश जी बहुत संक्षिप्त है, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा, उनके पास काफी देर से नहीं गए। राजेश जी बहुत संक्षिप्त में देखिए, जहां तक 1.5 गुना लाभप्रद मूल्य देने की बात है, केंद्रीय मंत्री और तमाम मुख्यमंत्री इस बात के लिए साफ साफ नकार चुके हैं कि हम ये मूल्य नहीं दे सकते। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात जो बताई कि छोटी छोटी खेती की वजह से स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं हो रहा है, यह भी गलत है। स्वामीनाथन आयोग ने 200 सिफारिशें की हैं जिसमें छोटे किसानों की समस्या बड़ी भारी रूप से डिस्कस की गई है। उन्होंने तो यहाँ तक रिकमेंडेशन की है कि जो बैंक के कर्जे सीमांत और छोटे किसानों को नहीं मिलते हैं, ये कर्जे उन्हें दिलाए जाएं ताकि वो सूदखोरों के जाल से बच सके। ये इस पर कोई ख्याल नहीं करता। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक ये वायदा यूपी में कर्ज माफ़ी क्यों की, ये कर्ज माफ़ी का रोग जो है, बीमारी हाल फिलहाल मोदी जी की देन है, ये बात गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी।
दूसरी जहां तक नकदी की बात कर रहे हैं, मंडियों में नकदी की आज भी समस्या है। किसान नकदी चाहता है, औने पौने दामों पर बेचना चाहता है, उसके बाद भी व्यापारी नकदी नहीं दे पा रहे हैं। बाजार में पैसे दाम गिरने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। ठीक है, ठीक है। दिनेश जी आपके पास आऊंगा। 2008 में जब कांग्रेस ने, यूपीए 1 ने 52,000 करोड़ का कर्ज माफ किया, उसका फायदा यह हुआ कि 2009 में फिर से इनको सरकार बनाने का मौका मिल गया। क्या यह सफलता ही एक ऐसी वजह है जिसको लेकर अब हर पार्टी ये चाहती है कि किसानों का हितैषी बनना अगर है और कम से कम साबित करना है, दिखना है कि किसानों के साथ हैं, तो कर्ज माफी आप बोल दीजिए और किसानों का वोट मिल जाएगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो पॉलिटिक्स में तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का ही प्लान होता है। एग्रीकल्चर फार्मर के लिए आप शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म की बात कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में तो एक चुनाव है जिसमें आप किसी मुद्दे पर जाते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं और वोट ले लेते हैं, वो उनका शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है। अगली बार फिर आप कहें कि 2022 में करेंगे या 18 में करेंगे, 19 में करेंगे, क्योंकि जो मैनिफेस्टो होता है वो तो केवल 5 साल के लिए होता है कि हम ये करेंगे। लेकिन 5 साल बाद आप ये कहें कि हमने तो ये 10 साल का प्लान किया था, या 2022 में हमने इनकम 1.5 गुनी और 2 गुनी करने की बात की गई थी। 1.5 गुनी और 2 गुनी इनकम करने से क्या हमारे फार्मर का जो स्टेटस है उसमें कोई बदलाव आएगा क्या? वो इसमें तो मुझे तो नहीं लगता कि आप 2 गुना भी कर देंगे आज की तारीख में तो फार्मर के कोई स्टेटस में बदलाव आना है। बिल्कुल। आप देखिए कि बहुत तेजी से लोग कृषि से पलायन कर रहे हैं, वो कृषि छोड़ रहे हैं। और ये तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक ने खुद रिकमेंड किया हुआ है कि जो है आप ये एग्रीकल्चर का जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली आबादी को आप शहर की तरफ आकर्षित करिए। तो जो सरकार वही काम कर रही है, यूपीए ने भी वही काम किया, मोदी साहब की सरकार भी वही काम कर रही है। और कई बार संसद में ये बड़ा करते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा था तो हमने उसको फॉलो किया है। तो जब तक ये चीज़ें आप नहीं बदलेंगे कि हमको कृषि भी हमारी ज़रूरत है, आप कह देंगे कि साहब 2% 4% यदि आप बजट बढ़ा भी देते हैं तो टोटल फर्क कितना आता है उस पर। जब आप दूसरे सेक्टर में 15-20% बजट बढ़ाते हैं तो उसकी तुलना में यदि 2-4% एग्रीकल्चर में बजट बढ़ता है, आप प्राइस इंडेक्स तो देखिए कि उस वक्त कितना बढ़ चुका होता है जब आप 2% बजट बढ़ा रहे होते हैं। सहकारी समितियों के पास बीज नहीं होता, भंडारण की जो समस्या है ये गांव-गांव की समस्या है, आपके पास उतने भंडारण की कहीं व्यवस्था ही नहीं है। प्याज का आप भंडारण कैसे करेंगे? सरकार खरीद भी लेगी, अल्टीमेटली उसको फेंकना ही पड़ेगा सरकार को भी। मतलब जिस तरह की जो प्लानिंग जिस तरह सरकार को करनी चाहिए, जो उसका काम है, फोकस केवल ये नहीं है कि हमने एक बजट बढ़ा दिया है। आप किसी कंसेप्ट पेपर के साथ आगे बढ़िए और राज्यों के साथ आप जो बार बार आप कहते हैं अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं, जब आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करते हैं तो फिर आप सारे राज्यों के साथ एक साथ बैठ के उनके अनुसार चीजें क्यों नहीं बनाती है? स्वामीनाथन कमीशन ने किसी केवल मध्य प्रदेश की समस्या को देख के रिपोर्ट नहीं दी है, उन्होंने पूरे देशव्यापी अध्ययन करने के बाद ये रिपोर्ट दी है कि किसानों की क्या समस्या है और किस तरह की समस्या है। जो छोटा किसान है उसे कितनी बार कर्जा मिलेगा? जिसके पास 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन है उसको कोई बैंक एक बार से ज्यादा कर्जा दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी टोटल वैल्यू जमीन की कितनी है। मध्य प्रदेश में क्या है कि एक तरह उन्होंने खाद बीज पर आपने एक बार सब्सिडी दे दी कि आप 1 लाख रुपए दीजिए और 90,000 वापस करिए। अगली बार जब वो नहीं कर पाता है, पाला ओले के किसी भी के कारण या अतिवृष्टि या अनावृष्टि के कारण नहीं कर पाता है, तो उसके सामने वही समस्या, वो डिफॉल्टर हो जाता है। बार बार किसान के सामने जो समस्या आती है कि डिफॉल्टर वो हो गया तो फिर दोबारा कर्ज नहीं मिलेगा। साहूकार उसे इतने ऊंचे दामों पर कर्जा देते हैं कि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं होता कि अपनी जमीन वो उसको बेच दे। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं किसानों के साथ हैं जिनके जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में उसका सॉल्यूशन है। और राज्यों को जो पार्ट लागू करना है वो राज्यों को करना है, जो केंद्र को करना है वो केंद्र को करना है। कि राज्य सरकारों ने तो केंद्र के भरोसे अपने आप को डाल रखा है कि जैसे किसान राज्यों की नहीं केंद्र सरकार की लायबिलिटी है। भाई आप जिस राज्य के नागरिक हैं उस राज्य सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि आप उस किसान के लिए कुछ करें, उसको अपनी जो है सुविधाएं उपलब्ध करें। चलिए ठीक है, चौधरी साहब एक बार आपके पास आऊंगा जी। आपका लगातार इस बात पर जोर रहा है पिछले डिस्कशन में भी और अभी भी कि आप 1.5 गुना बढ़ा दीजिए कीमत तो शायद समस्या का समाधान हो जाएगा। जी मेरा ये कहना है कि 1.5 गुना देकर ठीक है किसानों की आर्थिक स्थिति तो शायद बेहतर हो जाएगी, लेकिन जब तक उनको ये समझ और कोई मैकेनिज्म नहीं बने कि उनको फसल क्या उगानी है जिसका सही उनको कीमत मिले, और जब वो फसल तैयार हो जाए उसके बाद वो बिकने के लिए बाजार में जा पाए कि ना जा पाए,
सरकार ने जो वादा किया कि हम इस एमएसपी पे खरीद लेंगे, चलिए जो भी मैकेनिज्म बन जाएगा 1.5 गुना का, वो उस पे खरीदने के लिए तैयार होगी कि नहीं होगी? बोलेगी कि वे तो बहुत ओवर सप्लाई हो गई है, बहुत माल आ गया है, फिर बिचौलियों की भी कहानी है। तो शायद समस्या कुछ और है। और हम जब ये कहते हैं कि 1.5 गुना, तो ठीक आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन देश का कृषि क्षेत्र की जो तस्वीर है वो ठीक हो पाएगी क्या उससे? नहीं, देखिए एमएसपी का अर्थ ही ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। यदि आपका उससे ऊपर कहीं बिक सकता है तो आप बेच लीजिए, और यदि कहीं आप नहीं बेच पा रहे हैं तो एमएसपी पे मैं गारंटी दे रहा हूं सरकार के रूप में कि मैं इस चीज को खरीदूंगा। लेकिन उस स्थिति का क्या जब ये कह दे एजेंसीज कि हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है इसलिए हम खरीद नहीं सकते, और इसका फायदा फिर बिचौलिए उठाते हैं कि आप हमको सस्ता में बेच दीजिए। देखिए कहीं ना कहीं जब एमएसपी आप एनफोर्स करते हैं, खरीद केंद्र आप जो है हर स्थान पर खोलते हैं, और मार्केट में जो बिचौलिए हैं उनके ऊपर भी नकेल कसते हैं, जैसे अभी इन्होंने एमपी में कहा है कि एमएसपी से नीचे खरीदने वालों के ऊपर जो है आपराधिक कार्रवाई होगी। इस प्रकार के कानून जब आप लाते हैं तो इसका फर्क पड़ता है। इसमें मैं 2-3 चीजें और जोड़ना चाहता हूं। एक तो नोटबंदी की वजह से जो नोटबंदी का मुद्दा आया, इसमें फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा आलू होता है, वो मई 2016 में 1100 रुपए प्रति क्विंटल था, आज 2017 में 350 का रेट है। प्याज का रेट लसलगांव महाराष्ट्र में, ये परसों ही छपे हैं आंकड़े, 750 रुपए पिछले साल था प्रति क्विंटल, इस साल 450 है। इसी तरह टमाटर का 1500 और 350 है। एक मुद्दा और है, ये जो गौरक्षा की इनकी नीतियां हैं, क्योंकि लगभग आधी आमदनी किसानों की जो है डेयरी से और पशुपालन के माध्यम से हो रही है। ये जो श्वेत क्रांति है ये सारी की सारी पटरी से उतर जाएगी यदि ये जो है इन्होंने जो रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगाए खरीद बेच के ऊपर, ये भी एक बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा को समेटना होगा, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन समस्या यकीन कीजिए कर्ज माफी, सस्ते कर्ज, इन सबसे कहीं ज्यादा है। किसान इस देश के लिए अनाज पैदा करता है, आप और हम खाते हैं। खाने और पैदा करने के बीच का जो झोल है ना, वहीं पर शायद सबसे बड़ी समस्या है, उसको हल करना बहुत जरूरी है। नमस्कार।